दिन 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। 9:07 पर हेलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लरनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए उड़ान भरी। इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे। इसे उड़ा रहे जर्मन कॉन्ट्रैक्ट पायलट हेंस जुर्गेन मार्टिन, जो 58 वर्षीय थे। इन्हें कुल 16,900 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। वहीं इनके साथ को पायलट के रूप में मौजूद पैम्पोस चारा लैम्बोस, जो 51 वर्षीय थे। इन्हें कुल 75 से 49 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इस ऊंचाई पर पहुंचते ही प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब पायलट ने इस अलार्म की जांच की तो उन्हें पता चलता है कि ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग है। इसे देखते ही दोनों पायलट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड में होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। प्लेन 12,000 की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी यह अलार्म बजने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क कर उन्हें ये बताया कि प्लेन में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। पायलट ये सब ATC को बता ही रहे थे कि तभी प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल में कई सारे अलार्म एक साथ बजना शुरू हो जाते हैं। अलार्म की आवाज के कारण पायलट की आवाज ATC तक पहुंचना बंद हो जाती है। प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म बजने लग जाता है, जिसका ये मतलब था कि प्लेन में कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। ये सब देखकर पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक प्लेन में हो क्या रहा है। सभी पैसेंजर को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। जब प्लेन का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं। इस समय प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट ATC से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात ATC तक पहुंच नहीं पाती। ATC से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है। इसके बाद ATC के मेंबर बार बार फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। प्लेन को लरनाका से एथेंस पहुंचने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसके बाद 9:37 पर यह प्लेन एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच जाता है। 10:12 से 10:50 तक एथेंस की ATC की टीम रेडियो कॉल के जरिए इस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। 10:45 हो चुके थे। इस टाइम पर प्लेन को एथेंस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का कोई पता नहीं था। ग्रीस के अधिकारियों ने तुरंत ही अपने सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजते हैं। कुछ ही टाइम में ये फाइटर जेट हेलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लेते हैं। इनमें से एक फाइटर जेट प्लेन के बहुत ही करीब पहुंच जाता है, ये देखने के लिए कि प्लेन के अंदर हो क्या रहा है। फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर कोई बैठा हुआ है। वहीं मेन पायलट को पायलट की सीट पर नीचे सर करके बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। फिर इस पायलट ने प्लेन के पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालात को जानने की कोशिश की, लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरान करने वाली बात तो ये थी कि 2 बराबर में उड़ रहे फाइटर जेट को न तो किसी पैसेंजर ने मुड़कर देखने की कोशिश की और न ही किसी पैसेंजर की ओर से इस पायलट को कोई रिस्पॉन्स मिला। लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक व्यक्ति प्लेन के केबिन से होकर कॉकपिट की ओर जा रहा है। कुछ ही सेकेंड बाद ये पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट पर बैठे इस व्यक्ति से फाइटर जेट के पायलट ने अंदर की कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश की। वो व्यक्ति भी फाइटर जेट के पायलट से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पाता। लगभग 11:50 पर प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर देता है और प्लेन लेफ्ट साइड की ओर झुककर नीचे की ओर गिरने लगता है। पायलट सीट पर बैठा व्यक्ति प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाता और 12 बजे प्लेन का राइट इंजन काम करना बंद कर देता है। अब प्लेन अपना पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है। 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम मेटको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो जाता है और इसमें सवार क्रू मेंबर सहित 121 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 के क्रैश होने की घटना आग की तरह फैल जाती है। तुरंत रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। हादसे में मिली कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो सभी को हैरान कर देने वाली बात सामने आई। ज्यादातर लोगों की और पायलट्स की प्लेन क्रैश होने से पहले या तो उनकी मौत हो जाती है या वो बेहोश हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये था कि
जब प्लेन क्रैश होने के पहले ही ज़्यादातर लोगों की और पायलट्स की मौत हो जाती है तो फिर 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके हाथ में था? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोडोमो जो अभी तक प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि अंत में ही एटीसी को उनकी आवाज़ सुनाई दी थी। एंड्रियास ने लगभग 5 बार मेडे मेडे कहकर मदद के लिए पुकारा था। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल लाइसेंस था, लेकिन उनके पास इतना अनुभव नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। जब एक्सपर्ट ने इस घटना के पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि जब प्लेन लेफ्ट साइड की ओर झुका था तो प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है। अचानक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नज़र कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ती है, जो ये बटन प्लेन के प्रेशर को मैनेज करने का काम करती है। ये देखते ही ऑफिसर को पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। ये बटन पूरे प्लेन में एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है। प्लेन के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भेजता रहता है ताकि अंदर बैठे पैसेंजर को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड में रखा जाता है। अगर इसे मैनुअल किया भी जाता है तो कैप्टन या पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। आपको बता दें कि घटना के एक दिन पहले बोइंग 737 अपनी रूटीन सर्विस पर गया हुआ था। इसकी सर्विस करने के बाद मेंटेनेंस के कर्मचारी इसे मैनुअल करके पायलट को दे देते हैं। प्लेन के टेक ऑफ के पहले पायलट और को पायलट का ध्यान इस बटन की ओर गया ही नहीं कि ये बटन मैनुअल मोड पर है, और जिसके कारण प्लेन में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है और प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगती है। जब प्लेन में अलार्म बजने लगता है तो पायलट ने इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश की, लेकिन उनका ध्यान इस बटन की ओर गया ही नहीं कि प्लेन का प्रेशराइज बटन मैनुअल ही रह गया है, जिस वजह से कॉकपिट में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। कॉकपिट पर ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरते, जिस कारण से दोनों पायलट बेहोश हो जाते हैं और प्लेन में बैठे सभी यात्री एक एक करके बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि पैसेंजर मास्क सिर्फ 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकते थे। अब ऑक्सीजन न मिलने के कारण सभी यात्री अपनी दम तोड़ रहे थे और कुछ समय बाद सभी यात्री अपनी दम तोड़ देते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। ये थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोडोमो, जो एक स्क्रूबा ड्राइवर थे, जिसके कारण वो लंबे समय तक सांस रोक सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर अब उनकी धीरे धीरे हालत खराब हो रही थी। लेकिन वो फिर भी आखिरी सांस तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। एथेंस तक पहुंचते पहुंचते प्लेन सभी यात्रियों की लाशों से भर चुका था और प्लेन पहाड़ियों में जा टकराया। इसमें सवार 121 लोगों की मौत हो जाती है। इस घटना के लगभग 15 महीने बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की। उसमें बताया गया कि इस पूरे हादसे के पीछे एक बटन थी। अगर वो लोग इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो उस दिन 121 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती।